हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट 2 देखेंगे। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया गया है, जिसमें कि हम लोग बेसिक ऑफ एनर्जी देखे थे। आज हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर एनर्जी देखेंगे। सोलर एनर्जी से संबंधित जितना भी टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है उसे भी इसी लेक्चर में देखेंगे, और जो थियोरी का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे भी देखेंगे। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर हम लोग टेलीग्राम पे देंगे, आप लोग कमेंट करके बताइए जिनको आता होगा वो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्लेक्टर मेयर्स एम्प्लॉयड फॉर एक्सप्लॉइटिंग सोलर एनर्जी आर कॉल्ड। जो रिफ्लेक्टर मेयर का जो उपयोग होता है सोलर एनर्जी को एक्सप्लॉइट करने के लिए उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए में है मैंटल, बी में है हेलियोस्टेट, सी में है डिफ्यूजर्स, डी में है पॉन्ड। जो इसका सही आंसर होगा वो आप लोग कमेंट कर बताइएगा। चलिए आइए अब हम लोग थ्योरी स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब हम लोग सोलर एनर्जी का बात करते हैं तो जो सोलर एनर्जी होता है वो सन से ही मिलता है। जितना भी जो यूनिवर्स में यानी जो सोलर सिस्टम है, सही, जो सोलर सिस्टम में जो एनर्जी का जो सोर्स है वो सन है। तो सन जो है, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि सन जो है एनर्जी प्रोड्यूस किस प्रक्रिया के द्वारा करता है, कौन प्रोसेस के द्वारा करता है? तो ये जो है न्यूक्लियर फ्यूजन करता है। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब होता है नाभिकीय संलयन। इसमें जो है दो स्मॉल पार्टिकल्स संलयन करके एक बिग पार्टिकल का निर्माण करता है। लेकिन जो सन का केस है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन का वो हम बताएं, लेकिन जो सन का केस है इसमें जो एनर्जी मिलता है वो दो हाइड्रोजन एटम मिलकर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया करता है, जिसमें कि जो प्रोडक्ट जो मिलता है उसमें हीलियम मिलता है, एक न्यूट्रॉन मिलता है और 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी मिलता है। देखिए, जो सन का स्ट्रक्चर है वो देख लेंगे। तो सन का जो मेनली जो है 8 पार्ट में हम लोग देखेंगे। एक कोर है, रेडिएशन जोन है, कन्वेक्शन जोन है, फोटोस्फीयर है, रिवर्सिंग लेयर, क्रोमोस्फीयर, उसके बाद ट्रांजिशन लेयर और कोरोना लेयर। यहाँ पे जो है सन का डायग्राम दिया। ये जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से आकर आप इसको देख सकते हैं। देखिए, जो बस इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी को हम लोग कहा करेंगे, जो कि आगे आने वाले एग्जाम यूपी पीसीएल जेई के लिए और जो भी वाईएस एग्जाम है एनएचपीसी जेई, पीजीसीआईएल जेई, ये सब के लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, सन और अर्थ के बीच हम लोग रिलेशनशिप देखेंगे। तो जो सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर है। जो सन का डायमीटर है वो 1.39 इंटू 10⁹ मीटर है, और जो अर्थ का डायमीटर है वो 12,800 किलोमीटर है। देखिए, अब हम लोग देखेंगे सोलर रेडिएशन। द एनर्जी इमिटेड बाय सन पर सेकेंड इज 4 इंटू 10⁻23 किलोवाट। जो सन जो एनर्जी इमिट करता है वो पर सेकेंड 4 इंटू 10⁻23 किलोवाट का सोलर रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में रेडिएट करता है। देखिए, क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो सनलाइट होता है वो कौन सा वेव होता है? तो जो सनलाइट होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। देखिए, जो सोलर रेडिएशन है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक आयनाइजिंग रेडिएशन, एक नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। जो आयनाइजिंग रेडिएशन है उसमें आ जाता है हम लोग का एक्स रेज एंड गामा रेज, और जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है उसमें हम लोग का आ जाता है यूवी रेज, जिसको कि अल्ट्रा वायलेट रेंज भी बोला जाता है, या विजुअल रेंज, और उसके बाद एक इंफ्रारेड रेंज आता है। देखिए, विजुअल रेंज और इनविजुअल रेंज के आधार पे हम लोग देख लेते हैं सोलर रेडिएशन स्पेक्ट्रम को। तो देखिए, विजुअल रेंज जो होता है, जो सोलर रेडिएशन होता है वो हर एक कलर के लाइट का अलग अलग वेवलेंथ होता है, जिसमें कि कुछ का जो कुछ सोलर रेडिएशन होता है वो विजुअल होता है, कुछ जो सोलर रेडिएशन होता है वो इनविजुअल होता है। तो किस रेंज का जो सोलर रेडिएशन होगा वो विजुअल होगा, ये उसके वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा। यानी कि जो सोलर रेडिएशन का जो कलर होगा, यानी जो लाइट का जो कलर होगा वो उसके वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा। तो देखिए, जो अल्ट्रा वायलेट रेंज जो होता है ये इनविजुअल होता है, इसका जो वेवलेंथ होता है 100 to 400 नैनोमीटर होता है। उसके बाद इंफ्रारेड रेंज भी, ये भी इनविजुअल होता है, इसका जो वेवलेंथ होता है वो 700 to 1400 न्यूटन मीटर होता है। विजुअल रेंज में लाइट स्पेक्ट्रम आता है जिसका कि जो रेंज होता है 400 to 700 नैनोमीटर, ये वेवलेंथ का रेंज होता है। देखिए,
अब हम लोग आगे देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ सोलर रेडिएशन इनटू हीट, यानी कि सोलर रेडिएशन से हीट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा प्रिंसिपल का उपयोग होता है। तो देखिए द बेसिक आइडिया इज दैट द सोलर एनर्जी पासेस थ्रू अ लेयर ऑफ ग्लेज्ड ग्लास वेयर इट इज ऑब्जर्व्ड बाय द अंडरलाइंग मटेरियल। तो देखिए ग्लेज्ड ग्लास जो होता है वैसा ग्लास होता है जो कि सोलर रेडिएशन को तो अंदर जाने देता है, यानी जो सोलर एनर्जी है उसको पास होने देता है, लेकिन अंदर जाने के बाद उसको बाहर निकालने नहीं देता है, उसको बोला जाता है ग्लेज्ड ग्लास। तो देखिए अब जो ग्लेज्ड ग्लास के अंदर जो भी मटेरियल होगा, जो भी लिक्विड होगा, फ्लूइड होगा, वो सोलर जो एनर्जी होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। और जो या मटेरियल भी हो सकता है, तो जो मटेरियल वो सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। अब आगे हम लोग देखें द सोलर एनर्जी एक्साइट द मॉलिक्यूल्स इन द अंडरलाइंग मटेरियल रिजल्टिंग इन हीट। तो जो ग्लेज्ड ग्लास के अंदर का जो मटेरियल होगा वो जब सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो उसका जो मॉलिक्यूल्स है वो एक्साइट हो जाएगा, और मॉलिक्यूल्स एक्साइट होकर वो हीट प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जो ग्लेजिंग ग्लास है ये हीट को एस्केप नहीं करने देगा, बाहर जाने नहीं देगा, यानी द ग्लेजिंग ऑफ द ग्लास प्रिवेंट्स द हीट फ्रॉम एस्केपिंग, यानी जो ग्लेजिंग है वो हीट को बाहर जाने नहीं देगा। देयरबाय इफेक्टिवली कैप्चरिंग द हीट, यानी जो तो इसके कारण क्या होगा, जो मटेरियल होगा वो हीट को क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। बेसिक प्रिंसिपल जो है यही है। आगे अब हम लोग देखेंगे सोलर पावर जनरेशन। तो देखिए जो सन रेडिएट्स है वो अबाउट हम बताए थे ऊपर कि 4 × 10⁻23 किलोवाट पर सेकंड में एनर्जी इमिट करते हैं, और वही बात यहाँ पे लिखा है कि जो स्पेस में जो होता है उतना अर्थ पे पहुंच नहीं पाता, स्पेस में जो होता है 3.5 × 10⁻23 किलोवाट के अप्रॉक्स में सन रेडिएट करता है एनर्जी को, या 4 × 10⁻23 किलोवाट भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में रहेगा, जिसमें से 2 × 10⁻14 किलोवाट ही अर्थ तक पहुंच पाता है। जो सन है वो एनर्जी रेडिएट करता है 3.5 × 10⁻23 किलोवाट, लेकिन जो अर्थ तक पहुंच पाता वो है 3 × 10⁻14 किलोवाट, ये पर सेकंड में हम लोग बात बोले। आगे देखिएगा आप जो सोलर एनर्जी रीचिंग द अर्थ इन ट्रॉपिकल जोन इज अबाउट 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर गिविंग अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर। देखिए 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, ये ट्रॉपिकल जोन में ऐसे है जो कि ट्रॉपिकल जोन का ये कांस्टेंट है, सोलर कांस्टेंट भी इसको बोला जाता है। जो ट्रॉपिकल जोन में जो जब सनलाइट पड़ेगा 1 मीटर स्क्वायर पे तो वो 1 किलोवाट का पावर जनरेट करेगा। ये इस हिसाब से जो सन होता है वो पर डे 5 से 10 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर का एनर्जी देता है, यानी 1 मीटर स्क्वायर में 5 से 10 किलोवाट आवर एनर्जी देता है डेली, जो सन होता है वो अर्थ पे। आगे देखिए अब जब इसका ये एडवांटेज है कि जो ये है ये रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी ये इनएक्सॉस्टेबल, ये कभी खत्म नहीं होगा, उसके बावजूद भी इसका ज्यादा उपयोग नहीं हो पा रहा है। अभी ज्यादातर जो जनरेशन हो रहा वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से हो रहा है, जिसमें कि कोल इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका कुछ चैलेंज है, कॉन्स्टेंट्स है, इसके वजह से है। तो पहला जो है वो है हाई कैपिटल कॉस्ट, जो सोलर प्लांट लगाने का जो कैपिटल कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से सभी को इसको लगा नहीं सकता। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी जो होता है ये डिफिकल्ट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। या मटेरियल एंड वेस्ट प्रोडक्ट, इसमें जो है सीजियम का यूज होता है जो कि हजार्डस होता है हेल्थ के लिए, या पॉइजनस होता है, यानी या मटेरियल इसका हानिकारक होता है। उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट, इसमें प्लास्टिक ये सब का उपयोग होता है जो कि हानिकारक है, यानी इसके वजह से भी इसका उपयोग नहीं हो पाया है। उसके बाद इन्वायरमेंट कॉस्ट, जहाँ पे जब जो ये हम लोग लगाते हैं सन सोलर पावर प्लांट लगाते हैं तो उससे एनवायरनमेंट पे भी, उसके अगल बगल के एनवायरनमेंट पे भी प्रभाव पड़ता है। ये सब इसका चैलेंज है, ये वजह से इसका ज़्यादा उपयोग नहीं हो पाया है। देखिए लेकिन चैलेंज के बाद इसका कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। एडवांटेज हम लोग देख लेते हैं पावर जनरेशन करने के लिए कि क्या इसका एडवांटेज है। तो पहला जो एडवांटेज है सोलर एनर्जी इन अ क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। ये जो है क्लीन है और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, रिन्यूएबल है, इसके वजह से ये इनएक्सॉस्टेबल है। जब एक बार इसको एस्टेब्लिश कर ले जाएगा ये फॉरएवर जाएगा, कभी भी ये खत्म नहीं होगा। उसके बाद फ्यूल का चार्ज ये सब नहीं लगेगा। देखिए नेक्स्ट है once a solar panel is installed solar energy can be produced free of charge। एक बार जब सोलर पैनल हम लोग लगा लेंगे तो फ्री ऑफ चार्ज, यानी कि बिना किसी कॉस्ट के
हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये इसका एडवांटेज है। थर्ड, सोलर एनर्जी विल लास्ट फॉरएवर, तो सोलर एनर्जी जो है कभी भी समाप्त नहीं होगा। उसके बाद सोलर एनर्जी कॉजेज नो पोल्यूशन, इससे किसी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होता है, नहीं एयर पोल्यूशन होता, नहीं नॉइज पोल्यूशन होता है। उसके बाद फिफ्थ नंबर देखेंगे, सोलर सेल्स मेक एब्सोल्यूट नो नॉइज एट ऑल, जो सोलर सेल है वो किसी प्रकार का नॉइज उत्पन्न नहीं करता है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, वेरी लिटिल मेंटेनेंस इज नीडेड, यानी इसके लिए बहुत ही कम मेंटेनेंस का आवश्यकता होता है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एक ऊपर बताए थे कि इन्वायरमेंट कॉस्ट, ये इसका चैलेंजेस भी है। यहाँ हम बता रहे हैं क्या कि जो सोलर एनर्जी कॉज है ये कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है, तो ये ठीक है कि पॉल्यूशन कुछ नहीं होता है, लेकिन इन्वायरमेंट के वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो चेंज हो जाता है, यानी वहाँ का टेम्परेचर ये सब है जो कि बढ़ जाता है, इसके वजह से वहाँ पे स्पेसीज ये सब का इन्वायरमेंट जो होता है वो चेंज हो जाता है। पॉल्यूशन नहीं होता लेकिन इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। आगे हम लोग देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ पावर जनरेशन, इससे क्या डिसएडवांटेज है। तो पहला तो कि सोलर पैनल को इंस्टॉल करने में बहुत एक्सपेंसिव है, पहला यही है। इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन होता है वो सनलाइट के एक्सपोजर पे है जो कि डिपेंड करता है, ये इसका दूसरा। यदि सनलाइट का एक्सपोजर नहीं हो पाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हम लोग नहीं कर पाएंगे, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद है थर्ड, सोलर पावर स्टेशन डू नॉट मैच द पावर आउटपुट ऑफ सिमिलर साइज कन्वेंशनल पावर जनरेशन, यानी जो कन्वेंशनल पावर जनरेशन है, जैसे मान लीजिए कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, चाहे हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, उसके बाद आपका कोल पावर प्लांट हो गया या कोल थर्मल पावर प्लांट हो गया, तो ये सब सेम साइज में ही जो सोलर पावर स्टेशन होगा ये उसके इतना एनर्जी डिलीवर नहीं कर पाएगा, पावर जनरेट नहीं कर पाएगा, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। देखिए अब जो भी लाइट से इंपॉर्टेंट जो भी टर्मिनोलॉजी है उसको हम लोग देखेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है इससे डायरेक्ट डिफिनेशन से क्वेश्चन बनता है, पूछ देता है कि इरिडियंस क्या होता है या डिफिनेशन दे देता है, बोलता है कि ये क्या है, तो इस ढंग से क्वेश्चन बनता है, तो इसको ध्यान से देखिए। देखिए सबसे पहले इरिडियंस देख लेते हैं। तो द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फॉलिंग ऑन अ सरफेस इन यूनिट टाइम एंड यूनिट एरिया इज कॉल्ड इरिडियंस, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बोले तो जो सनलाइट का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है और वो जो पर यूनिट टाइम में पर यूनिट एरिया पे जो फॉल करता है उसी को हम लोग बोलते हैं इरेडियंस। उसके बाद हम लोग देखते हैं सोलर कांस्टेंट। तो दिस इज द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड इन अ यूनिट टाइम ऑन अ यूनिट ऑफ एरिया परपेंडिकुलर टू द सन डायरेक्शन एट द मेन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। देखिए जो सोलर कांस्टेंट है ये एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि यूनिट टाइम में यूनिट एरिया में जो कि परपेंडिकुलर होता है सन डायरेक्शन के, जो अर्थ रिसीव करता है उसी को हम लोग बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। इसका जो जनरली जो सोलर कांस्टेंट होता है वो हम लोग 1368 वाट पर मीटर स्क्वायर लेते हैं, कहीं कहीं पे अप्रोक्सीमेट 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर भी रहेगा, तो कंफ्यूजन नहीं होना, कोई एक ही ऑप्शन में देगा। यदि बाय द वे दोनों ऑप्शन में दे दिया तो 1368 वाट पर मीटर स्क्वायर ही एक्यूरेट आंसर होगा। आगे हम लोग देखते हैं आइसोलेशन। आइसोलेशन तो जो है द रेट एट विच डायरेक्ट सोलर रेडिएशन is incident upon a unit horizontal surface at any point on or above the surface of earth is called isolation। जो horizontal surface के कोई भी पॉइंट पे या उस पॉइंट के अर्थ के सरफेस के ऊपर जो डायरेक्टली सोलर रेडिएशन इंसिडेंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं आइसोलेशन। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं रेडियोसिटी। द रेट एट विच रेडिएंट एनर्जी लीव्स अ सरफेस पर यूनिट एरिया बाई कंबाइंड इमिशन रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। देखिए जो द रेट यानी वह रेट जिससे कि रेडिएंट एनर्जी सरफेस को छोड़ता है पर यूनिट एरिया सरफेस, जैसे कि जो सरफेस ऑब्जॉर्व करता है, जब अर्थ जो है जो अर्थ है और वो सोलर रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करता है, उसके बाद रात में जो है ये रेडिएंट एनर्जी को लिफ्ट भी करता है। तो जो पर यूनिट एरिया सरफेस का पर यूनिट एरिया जो एनर्जी को लिफ्ट करता है, रेडिएंट एनर्जी को लिफ्ट करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेडियोसिटी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इमिसिव पावर। तो द रेट ऑफ एनर्जी
रिलीज्ड थ्रू अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड इमिटेड पावर, यानी जो एनर्जी रिलीज होता है यूनिट एरिया के द्वारा उसी को हम लोग इमिटेड पावर या इमिसिव पावर बोलते हैं। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। आगे हम लोग देखिए यह सोलर रेडिएशन मेजरमेंट की सोलर रेडिएशन का मेजरमेंट कैसे होता है। तो जनरली 3 तरीका का सोलर रेडिएशन का मेजरमेंट हम लोग करते हैं। ग्लोबल रेडिएशन को ही डिफ्यूजन रेडिएशन भी बोला जाता है। उसके बाद डायरेक्ट रेडिएशन, उसके बाद सैंक्शन रेडिएशन। एक हम लोगों का जो ये मेजर करने का जो रेडिएशन है उसको मेजर करने के लिए जो इक्विपमेंट होता है उसमें एक हम लोगों का होता है पाइरोनोमीटर का उपयोग। क्वेश्चन बनता है कि पाइरोनोमीटर जो है किस टाइप के रेडिएशन को मेजर करता है। तो जो पाइरोनोमीटर ये ग्लोबल और डिफ्यूजन रेडिएशन को मेजर करता है। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जो पाइरोनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट है वो ग्लोबल और डिफ्यूजन रेडिएशन को मेजर करता है। इसमें यह भी क्वेश्चन बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पाइरोनोमीटर या विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ पाइरोनोमीटर। तो इसका जो पार्ट होता है ब्लैक सरफेस होता है, ग्लास डोम होता है, थर्मोपाल होता है और एंड सपोर्टिंग स्टैंड होता है। यहाँ पे पाइरोनोमीटर का जो है डायग्राम दिए हुए है, ये आप पीडीएफ से देख सकते हैं। देखिए ये जो थर्मो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो प्रोड्यूस करता है थर्मोपाल, इसमें जो थर्मोपाल होता है वो थर्मो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस करता है। ये जो होता है प्रोपोर्शनल होता है डिफ्यूजन रेडियंस के ओनली। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो पाइरोनोमीटर है उसमें जो थर्मोपाल है और वो थर्मो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस करता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो वो डिफ्यूजन रेडिएशन के प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप का हम लोग देखेंगे इंस्ट्रूमेंट पाइरोहेलियोमीटर। तो देखिए जो पाइरोहेलियोमीटर है इसका जो मेन कंपोनेंट है ये सीप है, एब्जॉर्बर प्लेट, थर्मोपाल। इसका जो टाइप है इसमें आ जाता है एंगस्ट्रॉम पाइरोहेलियोमीटर। उसके बाद एबॉट सिल्वर डिस्क पाइरोहेलियोमीटर। उसके बाद एप्ले पाइरोहेलियोमीटर। देखिए इसका जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था बस हम लोग वो वही देखे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ ज़्यादा भास्ट देखे हैं, ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जो 2 मैग्नीज स्ट्रिप जो ये एंगस्ट्रॉम पाइरोहेलियोमीटर टाइप होता है इसमें जो है 2 मैग्नीज स्ट्रिप होता है जिसका डायमेंशन 20 mm बाई 20 mm बाई 0.1 mm होता है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि एंगस्ट्रॉम पाइरोहेलियोमीटर में किस स्ट्रिप का उपयोग किया जाता है। तो मैग्नीज स्ट्रिप का उपयोग किया जाता है। कितने मैग्नीज स्ट्रिप? 2 मैग्नीज स्ट्रिप। उसका डायमेंशन क्या होता है? तो 20 mm बाई 20 mm बाई 0.1 mm उसका डायमेंशन होता है। देखिए नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे फंडामेंटल हीट ट्रांसफर इक्वेशन। तो जो फंडामेंटल हीट ट्रांसफर इक्वेशन होता है वो हीट गिवन बाय अ बॉडी इज इक्वल टू हीट रिसीव्ड बाय अनदर बॉडी, यानी जो एक बॉडी हीट देता है वो दूसरे बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब किए गए हीट के बराबर होता है। यही फंडामेंटल हीट ट्रांसफर इक्वेशन है। उसके बाद जो हीट ट्रांसफर का जो मेथड है कि कैसे हीट ट्रांसफर हो सकता है तो वो 3 मेथड है। एक कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। देखिए कंडक्शन में जो है कंडक्शन सॉलिड में होता है, इसमें सॉलिड मीडियम जरूरी है। कन्वेक्शन लिक्विड और गैस में हो सकता है। रेडिएशन वैक्यूम में होता है। देखिए ये सब देख लिया आगे। अब हम लोग देखेंगे सोलर एनर्जी कलेक्टर। सोलर एनर्जी कलेक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनता है, यहाँ से ध्यान से देखिएगा। तो देखिए सोलर एनर्जी कलेक्टर सबसे पहले क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। तो अ सोलर कलेक्टर absorb the incident solar radiation and converts it into useful heat energy which is used for heating a collected fluid such as water, oil or air। यानी जो सोलर कलेक्टर होता है और वो जो इंसिडेंट सोलर रेडिएशन होता है उसको एब्जॉर्ब करता है और यूजफुल हीट में उसको कन्वर्ट करता है। और जो हीट का उपयोग हम लोग फ्लूइड को हीट करने के लिए करते हैं जैसे वाटर, ऑयल, एयर, ये सब को। देखिए द सरफेस ऑफ अ सोलर कलेक्टर इज डिजाइन फॉर हाई एब्जॉर्प्शन एंड लो एमिशन। जो सरफेस होता है सोलर कलेक्टर का वो डिजाइन किया जाता है हाई एब्जॉर्प्शन एंड लो एमिशन पे। यहाँ से ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन इसको ही सफल करके देखिए क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो सरफेस होता है सोलर कलेक्टर का और वो कैसा डिजाइन किया हुआ होता है, हाई एब्जॉर्प्शन, लो एमिशन, लो एब्जॉर्प्शन, लो एमिशन, हाई एब्जॉर्प्शन, हाई एमिशन, उसके बाद लो एब्जॉर्प्शन, हाई एमिशन, इस टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो सरफेस होता है सोलर कलेक्टर का वो डिजाइन किया जाता है हाई एब्जॉर्प्शन एंड लो एमिशन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सॉरी नेक्स्ट देखिएगा। सोलर कलेक्टर जो होता है वो मेनली दो टाइप का होता है। एक होता है फ्लैट प्लेट कलेक्टर जिसको कि नॉन कंसंट्रेटिंग टाइप भी बोला जाता है। एक हम लोगों का होता है कंसंट्रेटिंग कलेक्टर। देखिए जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम के लिए ही यूज किया जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस से कम के लिए यूज किया जाता है। इसका जो मेनली उपयोग होता है फ्लैट प्लेट कलेक्टर का, इसमें जो है सॉरी इसमें जो है हीट करने के लिए लिक्विड हीटिंग का भी उपयोग होता है और एयर हीटिंग का भी उपयोग होता है। लेकिन जो लिक्विड हीटिंग कलेक्टर का जो उपयोग होता है ये जनरली जो यूज होता है इसका हीटिंग वाटर को हीट करने के लिए, जबकि जो एयर हीटिंग कलेक्टर है इसका जो उपयोग होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को सुखाने के लिए या तो हीटिंग ऑफ ग्रीन हाउसेस को हीट करने के लिए। देखिए जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर है उसका मेन कंपोनेंट क्या है, तो एक होता है ट्रांसपेरेंट कवर। यहाँ पे देखिए आपको है जो कि दिखा हुआ है, यहाँ पे एक ये है यहाँ पे ये है हम लोग का ट्रांसपेरेंट कवर। उसके बाद एक होता है एब्जॉर्बर सरफेस, जो कि ये जो है हम लोग का यहाँ पे ये है हम लोग का एब्जॉर्बर सरफेस, ये उसी का फ्लैट प्लेट कलेक्टर का यहाँ पे फिगर दिया है, इसमें आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद होता है फ्लूइड ट्यूब, ये है फ्लूइड ट्यूब। उसके बाद होता है थर्मल इंसुलेशन, जो ये किए हुए लाइनिंग बाहर ये हम लोगों का है थर्मल इंसुलेशन। उसके बाद एक बॉक्स जिसमें कि टोटल पैकेज होता है, ये आप देख सकते हैं फिगर। देखिए जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर होता है ये 60 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा या उसके करीब में काम करता है, उसके या उससे ज़्यादा पे, और 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे एफिशिएंटली इसका जो एफिशिएंसी होता है 30 to 50% होता है। 60 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा और 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे ही ये काम करता है। जो कलेक्टर एफिशिएंसी होता है फ्लैट प्लेट कलेक्टर का, ये वेरीज करता है 40 से 60% तक। जब टेम्परेचर या जब 15 डिग्री सेल्सियस होता है, जो टेम्परेचर होता है वो 15 डिग्री सेल्सियस के अबाउट में होता है, तो जो एफिशिएंसी होता है वो 40 to 60% होता है। लेकिन जब टेम्परेचर या 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो जो एफिशिएंसी है वो ड्रॉप हो जाता है 30%, इवन उससे भी कम हो जाता है। उसके बाद द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर कलेक्टर्स। देखिए जो कलेक्टर्स में जो मटेरियल यूज होता है उसका जो प्रॉपर्टीज होना चाहिए, थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और इन्वायरमेंटल प्रॉपर्टीज के आधार पर सिलेक्शन किया जाता है मटेरियल का कलेक्टर्स को डिजाइन करने के लिए। देखिए जो एब्जॉर्बर प्लेट होता है, जो एब्जॉर्बर प्लेट को बनाने के लिए मोस्ट कॉमन मटेरियल जो यूज होता है एब्जॉर्बर प्लेट को बनाने के लिए वो कॉपर होता है। इसके अलावा अदर मटेरियल का भी उपयोग होता है जिसमें एल्युमिनियम, आयरन, ब्रास, सिल्वर, टिन एंड जिंक का उपयोग होता है। देखिए उसके बाद देखेंगे थर्मल इंसुलेशन को जो बनाने के लिए जो उपयोग होता है मटेरियल, उसका जो थर्मल कंडक्टिविटी होना चाहिए वो लो होना चाहिए। उसके बाद हाई टेम्परेचर पे वो स्टेबल होना चाहिए। जो थर्मल इंसुलेशन है उसको बनाने के लिए कुछ कॉमनली जो यूज मटेरियल होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। एक होता है क्राउन वायर टूल, उसके बाद ग्लास टूल, कैल्शियम सिलिकेट, सेलुलर फॉर्म एटसेट्रा। देखिए ये सब जो है ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, ऑब्जेक्टिव बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे फॉर कवर प्लेट। जो कवर प्लेट होता है जो ऊपर से कवर किया हुआ होता है उसके लिए टेम्पर्ड ग्लास का मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, जिसमें कि ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का भी उपयोग किया जाता है। और जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का जो मटेरियल होता है वो एक्रियल पॉलीकार्बोनेट होता है या फिर पॉलीविनाइल फ्लोराइड होता है। ये इसका उपयोग कवर प्लेट के लिए किया जाता है। अब देखिए जो एडवांटेज है फ्लैट प्लेट कलेक्टर का वो हम लोग देख लेते हैं। इसको बनाना आसान है, यानी इजी टू मैन्युफैक्चर, लो कॉस्ट, कलेक्ट बोथ बीम एंड डिफ्यूज रेडिएशन। बीम को कलेक्ट करता है, डिफ्यूज करता है रेडिएशन को। उसके बाद ये परमानेंटली फिक्स्ड होता है, यानी परमानेंटली फिक्स्ड करने का मतलब कि इसमें जो है सन के अकॉर्डिंग ट्रैकिंग सिस्टम का आवश्यकता नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि इसको टाइम के अकॉर्डिंग सन को ट्रैक करने के लिए कोई ट्रैकिंग सिस्टम इसमें लगाना हो, ये इस परमानेंटली फिक्स्ड होता है। उसके बाद लिटिल मेंटेनेंस, इसमें ज़्यादा मेंटेनेंस का आवश्यकता नहीं होता। ये कंपेरिजन टू कंसंट्रेटिंग कलेक्टर के तुलना में इसका ये एडवांटेज है। इसका हम लोग डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज में है द एब्सेंस ऑफ ऑप्टिकल कंसंट्रेटर। जो ऑप्टिकल कंसंट्रेटर होता है ये उपस्थित नहीं होता है।
उसके बाद द एरिया फ्रॉम विच हीट इज लॉस्ट लार्ज, जहाँ से कि हीट का लॉस्ट होता है वो एरिया भी ज़्यादा होता है, ये भी इसका डिसएडवांटेज है। ओनली यूज्ड इन लो टेम्परेचर एप्लीकेशन, इसका जो है 100 डिग्री सेल्सियस से कम के ही एप्लीकेशन में उपयोग किया जा सकता है, यानी लो टेम्परेचर एप्लीकेशन में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद लेस कलेक्शन इफिशिएंसी, इसका जो कलेक्शन इफिशिएंसी है वो भी लेस होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फोकसिंग और कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स। जो फोकसिंग और कंसंट्रेटिंग कलेक्टर है और वो जो सनलाइट होता है उसको कंसंट्रेट करता है एक स्मॉल एरिया में। इसका जो एडवांटेज है, द वर्किंग फ्लूइड कैन अचीव हायर टेम्परेचर इन अ कंसंट्रेटर सिस्टम व्हेन कंपेयर्ड टू अ फ्लैट प्लेट। देखिए फ्लैट प्लेट सिस्टम में क्या होता था कि पूरे सिस्टम फ्लैट होता था, लेकिन इसमें जो है कंसंट्रेटर टाइप में क्या होता है कि वाइड एरिया के सोलर रेडिएशन को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करता है। तो जो फ्लूइड यूज होगा, जो वर्किंग फ्लूइड होगा, उसको जाहिर सी बात है कि ये ज्यादा हीट प्रोवाइड करेगा कौन, कंसंट्रेटिंग कलेक्टर, क्योंकि ज्यादा रेडिएशन को ये ऑब्जॉर्व कर रहा है इस वजह से। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, इट इज पॉसिबल विथ अ कंसंट्रेटर सिस्टम टू अचीव अ थर्मोडायनेमिक मैच बिटवीन टेम्परेचर लेवल एंड टास्क। जो टेम्परेचर लेवल और टास्क होता है इसको कंसंट्रेटर टाइप कलेक्टर का उपयोग करके हम लोग अचीव कर सकते हैं। थर्मल एफिशिएंसी जो होता है अच्छा होता है, इसके हीट लॉस जो होता है वो कम होता है फ्लैट प्लेट कलेक्टर के तुलना में। उसके बाद रिफ्लेक्टिंग सरफेस रिक्वायर लेस एरिया एंड आ स्ट्रक्चरली सिंपलर दैन फ्लैट प्लेट कलेक्टर। जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कम एरिया रिक्वायर्ड करता है फ्लैट प्लेट कलेक्टर के तुलना में, और स्ट्रक्चर जो होता है वो सिंपल भी होता है। इसका कुछ डिसएडवांटेज है और वो हम लोग देख लेंगे। देखिए कंसंट्रेटर सिस्टम कलेक्ट लिटिल डिफ्यूज रेडिएशन डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेटर रेशियो। जो कंसंट्रेटर सिस्टम है वो लिटिल डिफ्यूज रेडिएशन को कलेक्ट करता है, जो डिफ्यूज रेडिएशन उसको मतलब कम कलेक्ट करता है, लेकिन फ्लैट प्लेट कैपेसिटर में वो बीम को भी और डिफ्यूज रेडिएशन दोनों को वो कलेक्ट कर ले जाता है। ये जो इसमें जो है डिफ्यूज रेडिएशन को जो कलेक्ट करने का जो कैपेसिटी है ये कंसंट्रेशन रेशियो पे डिपेंड करता है। उसके बाद इसमें ट्रैकिंग सिस्टम का आवश्यकता होता है, इसमें ट्रैकिंग सिस्टम होना ही चाहिए उसके सन को फॉलो करने के लिए। उसके बाद इसका जो डिसएडवांटेज है, सोलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस मे लॉस देयर रिफ्लेक्टेंस विथ टाइम एंड मे रिक्वायर पीरियोडिक क्लीनिंग एंड रिफाइनिंग। जो सोलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये रिफ्लेक्टेंस को लॉस कर सकता है टाइम के अनुसार, इसलिए इसको पीरियोडिक क्लीनिंग चाहिए और रिफाइनिंग भी चाहिए। देखिए तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। कल या जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे। 24 ऑब्जेक्टिव है, 24 ऑब्जेक्टिव हम लोग 23 ऑब्जेक्टिव है और वो हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी और कोई यदि सुझाव हो वो आप कमेंट में बता सकते हैं।